हाय फ्रेंड। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको ऊष्मा स्थानांतरण यानी कि हीट ट्रांसफॉर्मेशन के दो मेथड नेचुरल कन्वेक्शन और कंडक्शन प्रोसेस को बताया था। आज मैं आपको रेडिएशन के बारे में बताऊंगा कि रेडिएशन के थ्रू हीट का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है और यह हमारे जीवन में कैसे हमको प्रभावित करता है। तो आइए चलिए हम बिना देर किए हुए रेडिएशन को देखते हैं। रेडिएशन, जिसे कि विकिरण के नाम से भी जाना जाता है, यह ऊष्मा के स्थानांतरण यानी कि हीट ट्रांसफॉर्मेशन का वह मेथड है जिसमें एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होती है। इस प्रक्रिया में किसी भी माध्यम जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस का जरूरत नहीं पड़ता है। यह पूरी तरह से वैक्यूम में भी प्रकाश की गति से यात्रा कर सकता है। इसका सही सटीक एग्जाम्पल है सूर्य की रोशनी और गर्मी हमारे पृथ्वी पर आना और उस गर्मी और रोशनी को अनुभव करना, क्योंकि हमारा जो ब्रह्मांड है, अंतरिक्ष है, पूरी तरीके से खाली है, खाली स्पेस है, फिर भी सूर्य की विकिरण और ऊष्मा हम तक आती है। नेचुरल कन्वेक्शन प्रोसेस में क्या होता था फ्रेंड कि हमारा जो है आग था और उसके ऊपर पानी का बीकर रखा हुआ रहता है। तो यह बीकर क्या करता है फ्रेंड कि जैसे ही मॉलिक्यूल्स, पानी के मॉलिक्यूल्स फायर के संपर्क में आते हैं तो उनका जो है मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ जाता है, यानी कि अभी जो इतने नज़दीक थे वह हीट प्राप्त होते ही क्या हो जाते हैं, बहुत दूर दूर में अलाइन हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि इनकी डेंसिटी जो है ना कम हो जाती है। तो इससे क्या होगी, डेंसिटी कम होने से यह धीरे धीरे बॉयंसी फोर्स या उत्प्लावन वेग के प्रभाव से ऊपर की ओर उठना चाहेंगी। और चूँकि ऊपर की लिक्विड जो होते हैं डेंस होते हैं, यानी कि उनके मॉलिक्यूल काफ़ी नज़दीक होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि वे भारी होने की वजह से नीचे की ओर मूव करते हैं। तो यह हमारा प्रोसेस था नेचुरल कन्वेक्शन। और अब कंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि हम जैसे ही सॉलिड पार्टिकल को गर्म करते हैं, जैसे ही हम फायर देते हैं, इसको हीट प्रदान करते हैं, तो इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी एनर्जी पास करते हैं। नज़दीकी एटम्स को अपनी एनर्जी पास करते हैं, फिर वो एटम उस हीट एनर्जी को बगल वाले एटम को देते हैं। तो इस तरीके से यह क्या होती है, कंडक्शन का प्रोसेस चलता है। इसमें मॉलिक्यूल्स जो है ना नेचुरल कन्वेक्शन के जैसा जो है, इसमें मॉलिक्यूल्स अपना प्लेस नहीं छोड़ते हैं, वह उसी जगह होने के बाद आसपास के मॉलिक्यूल्स को, एटम को, हीट को डिसिपेट कर देते हैं और वह मॉलिक्यूल फिर आगे वाले मॉलिक्यूल को गर्म करता है। इस तरीके से यहाँ की हीट जो है इस तरफ आगे बढ़ती है और हमें लोहे की छड़ गर्म अनुभव होता है। तो इस विधि को हम हीट ट्रांसफॉर्मेशन का कंडक्शन प्रोसेस कहते हैं। रेडिएशन द्वारा ऊष्मा ट्रांसफॉर्मेशन को विद्युत चुंबकीय यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के प्रकार
वस्तु के एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के आधार पर अलग अलग क्लासों में क्लासिफाइड किया गया है, बट मुख्य रूप से दो प्रकार के ही रेडिएशन होते हैं, एक आयोनाइजिंग रेडिएशन, दूसरा नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। ऊर्जा का वह रूप जो किसी परमाणु अणु द्वारा उत्सर्जित किया जाता है जब किसी परमाणु से टकराते हैं, तब यह उस परमाणु से इलेक्ट्रॉन को अलग कर देते हैं। इससे वह परमाणु जिससे कि टकराते हैं वह परमाणु क्या होता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन को आगे पास कर देता है, जिससे कि वह एटम हाईली रेडियो एक्टिव हो जाता है। मतलब कि वह सामान्य अवस्था स्थिर अवस्था में नहीं रह पाता है और वह कोशिश करता है कि अपने आसपास से कैसे भी करके वह स्टेबल हो जाए, बट क्योंकि वह एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया होता है तो उसे गेन करना पॉसिबल नहीं होता है, तो वह अपना क्या करता है और दूसरे तत्व में कन्वर्ट हो जाता है। आइए अब हम आयोनाइजिंग रेडिएशन के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, एक्स रेज। यह सभी क्या हैं? यह सभी आयनिक रेडिएशन का ही हिस्सा हैं। अब हम नॉन आयनित यानी कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन को देखते हैं। रेडिएशन का वह रूप जिसमें इतनी ऊर्जा न हो कि वह दूसरे अणु या परमाणु से इलेक्ट्रॉन को अलग कर सके, उसे हम नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं। जैसे कि रिमोट से निकलने वाली इंफ्रारेड रेज, IR रेज जो हमारे रिमोट से निकलती हैं, मोबाइल टावर से निकलने वाली माइक्रोवेव्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी, यह सभी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या यह खतरनाक हो सकते हैं? तो आयोनाइजिंग रेडिएशन तो ह्यूमन के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं, प्लस नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन भी ह्यूमन के लिए खतरनाक होते हैं। जब ह्यूमन लंबे समय तक इस फील्ड में रहता है तो उसके सेल, मस्तिष्क, न्यूरॉन्स वगैरह प्रभावित होते हैं, लेकिन अगर हम कुछ समय के लिए इनके संपर्क में रहें तो ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की तुलना में कम खतरनाक होते हैं।